नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेल कर्मचारियों के लिए बनाए गए आचरण के उन बुनियादी नियमों को समझने वाले हैं जो उनके पूरे प्रोफेशनल जीवन की नींव होते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले 8 ज़रूरी नियमों को एक-एक करके देखेंगे, ताकि हर नियम का मतलब और उसका महत्व एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये नियम हैं क्या और ये आए कहाँ से? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ गाइडलाइंस नहीं हैं, बल्कि ये वो 26 नियम हैं जो हर रेलवे कर्मचारी के व्यवहार का स्टैंडर्ड तय करते हैं। ये 21 मार्च 1966 से लागू हुए थे और इन्हें भारतीय रेलवे स्थापना संहिता में विस्तार से बताया गया है। असल में यही नियम सुनिश्चित करते हैं कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क इतनी ईमानदारी और अनुशासन के साथ चल सके। ठीक है, तो अब सीधे नियमों पर आते हैं। नियम 1 और 2 से शुरुआत करते हैं, जो ये बताते हैं कि ये नियम किस पर लागू होते हैं और कुछ ज़रूरी शब्दों का क्या मतलब है। नियम 1 तो बिल्कुल साफ कहता है कि ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, चाहे वो गैजेटेड अधिकारी हो या नॉन गैजेटेड। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सरकार शब्द का मतलब कर्मचारी के पद के हिसाब से बदल जाता है। जैसे ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए अलग है और ग्रुप सी और डी के लिए अलग। ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन आगे के नियमों को समझने के लिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। रेल सेवक की परिभाषा तो खैर काफी सीधी है। कोई भी व्यक्ति जो रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत किसी पद पर है या किसी सर्विस का सदस्य है, वो रेल सेवक माना जाएगा। और इसके बाद आती है परिवार की परिभाषा। ये परिभाषा आगे चलकर बहुत काम आने वाली है, खासकर उन नियमों में जहां हितों के टकराव की बात होती है। इसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर हो। अब हम आते हैं नियम 3 पर। इसे आप पूरी आचरण संहिता का दिल कह सकते हैं। ज्यादातर जो अनुशासनात्मक मामले होते हैं, उनमें इसी नियम का जिक्र होता है। इस नियम की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है, जो हर रेल कर्मचारी के लिए एक आदर्श है। हर समय पूरी ईमानदारी बनाए रखना, अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना और ऐसा कोई भी काम न करना जो एक रेल सेवक की गरिमा के खिलाफ हो। इस एक मूल सिद्धांत को फिर कई खास जिम्मेदारियों में बांटा गया है। मतलब इसमें संविधान का सम्मान करना, देश की अखंडता की रक्षा करना और राजनीतिक रूप से पूरी तरह न्यूट्रल रहना, ये सब कुछ शामिल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें काम में पारदर्शिता, जवाबदेही और आम जनता, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखना भी शामिल है। मतलब उम्मीदों का दायरा बहुत बड़ा है। ये वाला हिस्सा सुपरवाइजर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बताता है कि अपने से ऊंचे अधिकारियों से मिले निर्देशों पर कैसे काम करना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी मौखिक यानी वर्बल ऑर्डर की लिखित पुष्टि लेना एक बहुत अच्छी आदत है, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही बनी रहे। नियम 3 सिर्फ काम करने के तरीकों तक ही नहीं रुकता, ये और भी आगे जाता है। इसमें कुछ खास सरकारी नीतियों का पालन करना और कार्यस्थल पर उत्पीड़न पर एक बहुत ही सख्त रोक लगाना भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर कर्मचारी से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बने। पर्यावरण की रक्षा से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने जैसी राष्ट्रीय नीतियों का पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और जब बात यौन उत्पीड़न की आती है, तो नियम 3C बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। इसमें बहुत साफ साफ बताया गया है कि किस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई जगह ही न बचे। और ये सिर्फ शारीरिक हरकतों तक ही सीमित नहीं है। नियम ये भी कहता है कि काम की जगह पर डराने वाला या अपमानजनक माहौल बनाना भी उत्पीड़न ही माना जाएगा। और शिकायतों की सही सुनवाई हो, इसके लिए एक खास तरह की शिकायत समिति बनाना भी जरूरी है, जिसकी बनावट भी तय की गई है। इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब अगले नियमों पर चलते हैं, जो परिवार के रोजगार और राजनीतिक गतिविधियों जैसे मामलों में हितों के टकराव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। नियम 4 का मुख्य मकसद है हितों के टकराव को रोकना।
यहाँ देखिए, ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए नियम थोड़े ज्यादा सख्त हैं। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसी किसी कंपनी में नौकरी करना चाहता है जो रेलवे के साथ काम करती है, तो उन्हें पहले मंजूरी लेनी होगी। वहीं दूसरे कर्मचारियों को सिर्फ प्रशासन को इस बारे में बताना होता है। राजनीतिक गतिविधियों को लेकर नियम 5 बिल्कुल दो टूक है। इसकी इजाजत नहीं है। मतलब न तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, न ही किसी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी गाड़ी या घर पर भी चुनावी चिन्ह नहीं लगा सकते। और इन नियमों को तोड़ने के कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। चलिए, अब हम इस सेशन के आखिरी सेट के नियमों पर नजर डालते हैं। ये नियम यूनियनों, प्रदर्शनों और मीडिया के साथ होने वाली बातचीत को रेगुलेट करते हैं। यहाँ एक बार फिर कर्मचारी के पद के हिसाब से नियमों में अंतर देखने को मिलता है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रेलवे ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं हो सकते, जबकि दूसरे कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त यूनियनों में शामिल होने की इजाजत है। लेकिन एक बात सब पर लागू होती है, कोई भी ऐसे संघ में शामिल नहीं हो सकता जो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा हो। नियम 7 का सीधा सा मकसद है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे और सरकारी काम में कोई रुकावट ना आए। इसीलिए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने को लेकर बहुत कड़े नियम हैं, खासकर ऐसे प्रदर्शन जो देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हों या ऑफिस के काम में बाधा डाल सकते हों। और हमारा आज का आखिरी नियम, नियम 8, मीडिया के साथ बातचीत से जुड़ा है। इसका मूल मंत्र ये है कि रेलवे की तरफ से कोई भी आधिकारिक बातचीत सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही करेगा। अगर कोई कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कुछ लिखता या प्रकाशित करता है, तो उसे ये साफ साफ बताना होगा कि ये उसके अपने विचार हैं, रेलवे के नहीं।